अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसराइल ने सीरिया एयरबेस को क्यों निशाने पे लिया, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है सर। तो सवाल इस बात का है कि इसराइल और ईरान के बीच जंग जारी है, और इस जंग पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह मौजूद हैं। और मेजर साहब किसी परीक्षा के मोहताज नहीं है, कई डिबेट्स में आते हैं। मेजर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। काफी समय के बाद मुलाकात हो रही है मेजर साहब। थैंक यू विवेक भाई, मेरे को अच्छी से याद है। पिछली तारीख 6 अगस्त 2019 के बाद आप मुलाकात हो रही है आपसे, तब हाँ, रिपब्लिक के मतलब स्टूडियो में हुई थी। अभी इंडिया डेली के स्टूडियो में। इंडिया डेली के उसमें हो रही है। बड़ी खुशी हो रही है मेरे को यहाँ पे, और आपका ये प्लेटफॉर्म जरूर कामयाब होगा, आप साथ में जो हो। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप लोगों का साथ भी चाहिए, इसलिए आज मैंने आपको कनेक्ट भी किया, और सोचा काफी दिनों से बातचीत नहीं हुई है, तो थोड़ा सा अभी जो हालात बने हुए इस पर मैं थोड़ी आपसे संजीदा बातचीत करना चाहता था और राय लेना चाहता था कि क्या माहौल बन रहा है। मैं एक जो प्रॉपर परसेप्शन बन रहा है इस वक्त, जो चर्चा चल रही है, क्या वर्ल्ड जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है? ओवरऑल क्या देखते हैं इस वॉर सिनेरियो को आप? देखिए विवेक भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। क्या ये अक्सर लोग पूछते हैं, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है? बहुत आसान है कह देना कि नहीं, वर्ल्ड वॉर तो होगा ही नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से लेकिन 1918 तक, जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में कूदा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर से अलग थी। सेकंड वर्ल्ड हम्म। वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हुआ था। अब थर्ड बिल्कुल। वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है, हमारे माइंड में एक परसेप्शन है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर भी या तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह होगी या सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह होगी। मैं एक सीनियर एनालिस्ट से बात कर रहा था, वो कह रहे थे मेरे को, हम्म। क्या ये तो थर्ड वर्ल्ड वॉर है? तो मैं, सर कैसे? तो उन्हें समझाया, उन्हें बोला देखो, हम्म। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का फर्क ये था। हम्म। अब अभी देखो, आज की तारीख में इसराइल, ईरान, इसराइल, लेबनान, इसराइल ने हम्म। सीरिया के एयरबेस में, वहां पे रूस की एयरबेस थी, वहां पे भी हमला कर दिया। तो बेसिकली रूस यूक्रेन, हम्म। अमेरिका ईरान के बीच में तनाव है, चीन ताइवान के बीच में टेंशन है। तो बेसिकली टेंशन हर जगह पे। आप देखिए सूडान में क्या हो रहा है, आप हर जगह पे देख ली। तो उन्होंने हाँ सर, बात तो आपकी सही है। उन्होंने बताया कि हो सकता है कि यही थर्ड वर्ल्ड वॉर हो अभी, और हमको एहसास हम्म। ही ना हो रहा हो, क्योंकि हमारे जहन में तो खाका वो बना हुआ है। तो हाँ, मैं कि कहा फ्रंट सर, पर गए, आपस में लड़े, आमने सामने की फाइट हुई, तब जाके कोई वॉर बना। एक तरह से वर्ल्ड वॉर, आप सही कह रहे हैं, एक तरह से वर्ल्ड वॉर का सीन तो है ही। आप चीन और ताइवान में जंग ऑलरेडी चली रही है, चीन इन्फिल्ट्रेट कर ही रहा है ताइवान की बॉर्डर को बार बार। इंडिया चाइना के बीच भी बातचीत कुछ ठीक नहीं है, चाइना इंसर्जेंस करता रहता, बदमाशी यहाँ करता रहता है बॉर्डर पे। इंडिया पाकिस्तान के बीच के हालात दुनिया जानती है, रूस यूक्रेन के बीच जंग चल ही रहे हैं, ईरान इसराइल के बीच वॉर शुरू है ही। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में लंबे समय से वॉर चल ही रहे हैं। तो एक तरह से एक आधी दुनिया जंग में तो है। बिल्कुल 100% विवेक भाई। और विवेक भाई, और खास तौर से इसराइल की बात करें अभी, तो देखिए 7 अक्टूबर को हमस ने जो किया इसराइल में, ये बहुत ही गलत किया। ये तो मतलब एक दरिंदे, वैशी भी ऐसी बर्ताव नहीं करेंगे। तो ये जो घटना घटी 7 अक्टूबर को, मैं तो पर्सनली निजी तौर पे इसको टेररिस्ट घटना बोलूंगा, आतंकवादी की घटना बोलूंगा इसको मैं। मगर फिर भी मेरे को ताजुब होता है कि कुछ चंद एक देश ऐसे, अन्य देश हैं, उन्होंने हमस को अब तक आतंकवादी आउटफिट का करार नहीं दिया है। पता नहीं क्यों। जो भी जैसी घटना घटी, वो बिल्कुल वाहियात घटना मैं बोलूंगा। और मेरा ऐसा मानना है, जो हमस ने जो बंधक बनाए हैं ना, उनको जल्द से जल्द, बिना कोई देरी के छोड़ देना चाहिए। हमस ने इतने बंधक नहीं बनाए जितने उतने उतने 100 से ज्यादा लोग मर गए इसके अंदर। तो गजा पट्टी में ही 441,788 लोग मारे गए हैं, और 1928 लेबनान में, बल्कि 7 अक्टूबर, बल्कि 8 अक्टूबर बोल दिए तब से। और अभी जो हालात बने हुए हैं, अब अभी करंटली एज वी स्पीक, 17 सितंबर को रात को जो साइबर अटैक हुआ, अब साइबर अटैक से हमारे जहन में खाका बना हुआ है, सर्वर डाउन कर देंगे, इंटरनेट हैक कर देंगे, पासवर्ड हैक कर देंगे। साइबर अटैक हम ये समझते थे। बिल्कुल। 17 सितंबर के बाद तो साइबर अटैक का ही मतलब बदल गया।
यानी कि कोई भी कहीं पे भी महफूज नहीं है। अपने घर में, जहां जो वॉर जोन में नहीं भी है, अपने घर में टीवी स्क्रीन पे या लैपटॉप पे या आईपैड पे या फोन पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी किसी भी तरीके से हैक करके उसको बिना कोई गोली फायर करे उड़ाया जा सकता है या नहीं के? तो एक मेजर साहब, परसेप्शन। जी। जी मेजर साहब, एक बहुत पुरानी कहावत है कि इस हमाम में हम सभी नंगे हैं। तो आज की तारीख में वो कहावत एग्जैक्टली वैसे ही बैठती है कि हमारा आपका कोई प्रिवेसी, कोई सिक्योरिटी, कुछ कुछ भी वैसा नहीं है आज के डिजिटल युग में। आप जो स्मार्टफोन लेके घूम रहे हो उसमें 5,500 mAh की बैटरी लगी हुई है। अगर वो एक पोटेंशियल, फुल पोटेंशियल के साथ फटे तो एक इंसान की जान ले सकता है। और कई बार बैटरी जब फटी है तो मोबाइल की बैटरी फटने से कई लोगों की जानें गई हैं। तो ये तो मान के चलिए। और इस पेजर वॉर ने, पेजर का जो ब्लास्ट हुआ, इससे पूरे वॉरफेयर का सीन ही चेंज करके रख दिया। कभी किसी बिल्कुल इंसान ने सही। सोचा नहीं था कि कोई कम्युनिकेशन डिवाइस आप लेके घूमेंगे और वो अचानक से फटने शुरू हो जाएंगे। मतलब बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया अब, जी मेजर साहब। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने विवेक भाई। देखिए, एक चाइनीज ऑथर थे, उनका नाम था सन जू। ये फिलोसफर भी थे, इन्होंने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। उसमें ये लिखा था कि बिना लड़े ही आप युद्ध कैसे जीत जाए, आप दुश्मन को हरा दें बिना लड़े। तो संजू ने लिखा था द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग। तो उसमें जिक्र है पूरा साइबर वॉरफेयर का, कि फ्यूचर में ऐसा होएगा। उसमें जिक्र है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, आईडब्ल्यू। उसमें जिक्र है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का। उसमें जिक्र है इस तरीके बायोलॉजिकल वॉरफेयर का। तो मतलब आपको गोली फायर नहीं करनी है, आपको फौजी जमीन पे नहीं उतार रहे हैं, आप कैसे अपने दिमाग से लेके आप कैसे आप उड़ा दो। ये संजू की टीचिंग थी। ये चीन इसमें यकीन भी रखती है। अब देखिए, इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है उसको उसके करीब आना मैं मानता हूं बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक छोटा सा देश, सब जानते हैं वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने नाजी जर्मनी में यहूदियों के साथ क्या किया, बहुत ही गलत किया। उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, उनको गैस चेम्बर में डाल डाल के तड़पा तड़पा के मारा। मगर आप देखिए, आप अगर हम सोचें, एक ऐसा मुल्क जो खाक से उठा, छोटा सा मुल्क, तादाद भी उनकी आबादी भी बहुत कम है, लेकिन एक पावर, ऐसा पावर बन गया कि आज की तारीख में अमेरिका का भी हाथ उनकी सिर के ऊपर है। तो ऐसा क्या खास था यहूदियों में? मेहनत की, मेहनत तो सब करते हैं। दिमाग लगाया, दिमाग भी सब लगाते हैं। इनके अंदर वो एक यूनिटी थी कि हम ये करके दिखाएंगे, उन्हें कर दिया। और हालांकि 17 सितंबर की घटना में ना इसराइल सामने आके बोला है कि हमने किया है, ना कोई सबूत है, लेकिन सबको शक है कि ये शायद इसराइल ने किया होगा। जैसे कि लोगों को शक है कि ईरान के पिछले सदर को भी एयर क्रैश में ईरान इसराइल का ये हाथ होगा, शक है। कोई सबूत है नहीं कहीं पे भी। इसमें इसराइल ने अभी उसके बाद तो यही हुआ, ईरान ने 2 दिन पहले जो हमला किया इसराइल पे, अप्रैल में भी ईरान ने हमला किया था, जहां पे 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 रॉकेट दागे गए थे। मगर वो सब सेंट्रल इकोनॉमिक जोन में गया, एक सिंबॉलिक हमला था वो, उसमें नुकसान कुछ हुआ नहीं। अभी 180 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे इसराइल में। यहाँ पे ईरान का कहना यह था कि 90% उनके टारगेट ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए थे। इसराइल का कहना था नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन अगर हुई भी होगी, थोड़ी बहुत हुई होगी। लेकिन इसके बाद इसराइल ने बोला हम अपने टाइम पे, अपने तरीके से, अपनी जगह चुन के हम हमला करेंगे। और ये इसराइल ने भी अपने टैंक बढ़ा दिए लेबनान के बॉर्डर पे। बल्कि ऐसा कहा जा रहा है, रिपोर्ट आ रही है कि कुछ तो टैंक्स लेबनान के अंदर भी घुस चुके हैं। अब देखिए, ऐसी खबरें आई कि 7 पैरामेडिक्स को मार दिया इजरायली स्ट्राइक में, बेरूट के पचोरा के नेबरहुड में। इसराइल ने बोला कि गाजा सीज फायर डील के से जो होस्टेज नेगोशिएटर हैं, तो इस पे बात हो सकती है, लेकिन देखते हैं। फिर इजरायली आर्मी ने नाम बताए 3 हमस कमांडर के जो गाजा की स्ट्राइक में मारे गए।
हिजबुल्लाह ने बोला कि जो उन्होंने जो इजरायली एडवांस था लेबनान बॉर्डर पे वो आ रहे हैं, लेकिन हम किस तरह उनको रेजिस्टेंस देंगे। इजरायली आर्मी ने बोला कि उन्होंने 15 हिजबुल्लाह फाइटर को बिन जबल एक जगह है वहां पर मार दिया है, ये इजरायली आर्मी ने बोला। अब हाउती रिबेल्स जो कि येमेन और इजरायली बैक्ड है, उन्होंने बोला कि ड्रोन हमले में टेल अवीव में ड्रोन हमले उन्होंने उन्होंने क्लेम किया, हाउती ने बोला हम इसके पीछे है, टेल अवीव में जो ड्रोन हमला किया है ये करो जो करना है। अब बात ऐसी है, मामला इतना पेचीदा हो रहा है क्योंकि जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कतर, मिस्र, एंथनी ब्लिंकन साहब आते हैं अमेरिका से, लेकिन कुछ नतीजा जमीन पर आ नहीं रहा है। अब तक हम ये सोच रहे थे कि ईरान की स्ट्रेटजी होगी केवल गीदड़ धमकी देना इसराइल को कि हम हमला कर देंगे, क्योंकि उनके जो सुप्रीमो है अयतुल्लाह खोमेनी, उन्होंने कहा था कि ईरान को हमला कर देना चाहिए। लेकिन उनके जो नए प्रेसिडेंट आए पेस्किन साहब, उन्होंने कहा अगर हमला करेगा ईरान को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो थोड़े रैशनल टाइप थिंकिंग के लगे। लेकिन अब जब ईरान ने भी हमला कर दिया इसराइल पे और फिर ईरान का बयान आता है कि ये तो बस एक ट्रिलर है, अगला हमला और ज्यादा इससे मजबूत होएगा। और फिर इसराइल ने बोला ठीक है, हम देख लेंगे, हम अपने तरीके से इसकी जवाबी कार्रवाई। और मुझे लगता नहीं कि इसराइल चुप बैठेगा, इसराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा, मगर वो होशियारी से करेगा। अमेरिका जो कह रहा है कि जंग रोको, बल्कि जो बाइडेन ने भी तकरीबन 2-1 महीने पहले कहा था कि अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए नेतन्याहू ये जंग को और लंबा खींच रहे हैं। तो क्या ये बात सही है कि नहीं है? अब नेतन्याहू ने इतने सारे गाजा पट्टी में, मैं इंसानियत का पक्ष रखता हूँ, मैं अभी भाई मैं कभी ये नहीं कि यहूदी हुए या अरब हुए, इंसान मरे तो इंसान बेसिकली। और इंसान चाहे वो 7 अक्टूबर की घटना हो, चाहे अब गाजा पट्टी में हो, है तो इंसान। और इंसान का खात्मा हो रहा है, ये गाना नहीं है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, सूरज ना बदला, चांद ना बदला तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि इंसानियत का खात्मा हो रहा है। और हम जा किस तरफ रहे हैं? बहुत लोगों के जहन में होगा कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया, एक सीनियर एनालिस्ट ने कहा कि ऑलरेडी ये हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 ही हो, लेकिन हमको इसका एहसास ना हो। बिल्कुल, वर्ल्ड वॉर में भी तो ऐसा ही हुआ था, ये 2 मुल्कों के बीच लड़ाई शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे गुट बनने शुरू हुए। तो 2 मुल्कों के बीच कई टू फ्रंट वॉर चल रहे हैं, इसमें तो कोई नया है नहीं जो बात आप कह रहे हैं। मैं दूसरी तरफ ये कहना चाह रहा था, मेरे साहब आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इजराइल, एक तो उसने जब बदला लिया तो पूरा लिया, चाहे वो सिनाई की खाड़ी को कब्जाना रहा हो, चाहे वो इससे पहले जैसे ही मुल्क बना उसके तुरंत अगले ही हफ्ते उस पर अटैक हो गया। उसके बाद जब इजराइल ने बदला लिया तो पूरा बदला लिया, इजराइल ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो इस बार इजराइल का बदला कहां तक जाएगा? जैसे कि रूसी एयरबेस को भी अभी निशाना बनाया है और रूसी एयरबेस पर 20 से ज्यादा रॉकेट्स दागे कहा जा रहा है। तो सीरिया में रूसी एयरबेस को निशाना बनाना, क्या ये योजना ऐसी तो नहीं है कि रूस अगर ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट करके ईरान को वार्न कर देता, जिससे ईरान को नुकसान नहीं होता? अगर इजराइल रूस पर बड़ा हमला करने की कोशिश में है या फिराक में है, प्लान कर रहा है, तो इससे पहले ईरान के जितने एसेट हैं या फिर उसको बचाने वाले जितने बेसेस हैं या हथियार हैं, उसको खत्म कर देना चाहता है। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, इसको मैं ऐसे पुट अप करता हूँ। देखिए, 7 अक्टूबर की जो घटना घटी, जो कि हमस ने करी, जो बेहुदा हरकत मैं कहूंगा, जो बेहुदा हरकत हमस ने करी 7 अक्टूबर को, नेतन्याहू की कुर्सी डगमगा रही थी, वो सत्ता से जाने वाले थे। तो मैं कहूंगा 7 अक्टूबर की घटना से ये एक तरीके से इजराइल में एक हीरो निकल कर आए। लेकिन इजराइल में भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही है, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रही है। 2-1 महीने पहले की बात है, एक अमेरिकन एयरमैन, एयरफोर्स का यंग लड़का था, ये गलत तरीका बहुत गलत था, और उसने प्रोटेस्ट किया था। उसने क्या किया था, उसने इजरायली एम्बेसी के बाहर अपने आप को आग लगा दी थी और जाते जाते एक वीडियो रिकॉर्ड किया था अपने मरते हुए का, और कहा था कि ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ नहीं है जो अभी गाजा पट्टी में लोग इंसानों के साथ हो रहा होगा।
तो वो कंप्लेसेंट नहीं होंगे सामने में। ऐसे ये तरीका प्रोटेस्ट करने का, बिल्कुल मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये तरीका गलत था। लेकिन देखिए बात ऐसी है कि अब नेतन्याहू भी, उन्होंने जो जो जितने लोगों को मारा, 41,000 से लोगों से ज्यादातर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, सिविलियंस थे। लेकिन जो हमस है, हमस ने अंडरग्राउंड टनल बना रखे हैं, हमस ने प्रोटेक्शन पा रखी है। कहां पर? ऐसा कहा जा रहा है कि स्कूलों के पार्क के नीचे, उनको आर्ट बना के, अस्पतालों के नीचे, ऐसी ऐसी जगहों पे। अब नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर को ही कह दिया था कि हम हमस को खाक में मिटा देंगे, और वो पीछे पड़ गए थे। लेकिन आप देखेंगे फोकस शिफ्ट हो रहा है हमस से हिजबुल्लाह के लिए, फोकस शिफ्ट हुआ। अब हिजबुल्लाह से फोकस शिफ्ट हुआ लेबनान, लेबनान से फोकस शिफ्ट हो रहा है ईरान। तो इस तरीके, अब सीरिया में भी कहा जा रहा है कि भाई वहां पे रूस की एयरबेस गिरा दी, क्योंकि देखिए अगर रूस ने भी, रूस, ईरान और रूस एक तरीके से वो दोस्त ही हुए, और इसमें कॉन्सेप्ट ये हुआ दुश्मन का दुश्मन दोस्त। रूस और अमेरिका की बनती नहीं है, इजराइल और अमेरिका की बनती है, यूक्रेन और रूस की नहीं बनती है, रूस और अमेरिका की बनती है। तो रिश्ता अगर निकाला जाए तो यानी कि रूस खड़ा होएगा ईरान के साथ, ईरान की बनती नहीं है अमेरिका के साथ। तो अगर यूं करके रिश्ता निकालें हम, और देखें कि सीरिया के अंदर रूसी एयरबेस थी जहां पर इन्होंने निशाना लगाया, क्योंकि इतनी हिम्मत तो होगी नहीं, इतनी हिमाकत तो होगी नहीं कि रूस के अंदर जाकर डायरेक्ट अटैक करें। रूस जो खुद आज की तारीख में एक जंग से जूझ रहा है। अब जब जंग कोई भी लड़ता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा था शुरुआत में, जब उन्होंने कोशिश करी थी कि रूस और यूक्रेन की जंग रुक जाए, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि जंग में कोई जीता नहीं है, हार सबकी होती है, जंग को रोको, जंग में कोई जीतेगा नहीं। तो इकोनॉमी दोनों की डाउन हो रही है, रूस की भी, और यूक्रेन में तो खैर कुछ बचा ही नहीं है अब तक, तो केवल जज्बात है उनके, बस जोश है कि हम जुनून है, राष्ट्रवाद बचा है बस, और कुछ नहीं। तो यूक्रेन में बचा है। एक चीज और गौर करने वाली बात है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये यूएन का ही हिस्सा है एक तरीके से। इन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन साहब को युद्ध अपराधी का करार दे दिया था, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस भी है वेस्टर्न पावर से, अमेरिका की साइड से। नेतन्याहू ने 41,000 से ज्यादा सिविलियंस गाजा पट्टी में मारे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इनको युद्ध अपराधी का करार नहीं दिया है। ये भी एक और सोचने वाली बात है, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो प्रभाव है, जो इन्फ्लुएंस है, वो अमेरिका से है, और अमेरिका साथ खड़ा हुआ है इजराइल के। अब जो लेबनीज आर्मी है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि 2 फौजी उनके मारे गए हैं, और जो पहली स्ट्राइक हुई थी वो एक रेड क्रॉस कॉन्वॉय के ऊपर थी। और त्याबी मैजियोन जो एक जगह है, वहां पर 4 मेडिक्स को को घायल कर दिया था। एक रिकवरी ऑपरेशन भी वहां पे जारी है। और जो दूसरी इजरायली स्ट्राइक थी, वो एक आर्मी सेंटर था बिन जेबल इलाके में हुई। उसके जवाबी कार्रवाई में लेबनीज आर्मी ने उसी में रिटर्न फायर किया, जिसमें एक जो कि पहली मर्तबा था, अक्टूबर 7-8 बोले उस तब से लेके। और वेडनेसडे को लेबनीज केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो है नजीब मिकाती ने कहा है कि जो आर्मी कमांडर हैं जनरल जोसेफ आउन, उन्होंने ऑथराइज किया है कि जो जहां पर भी एक्शन वो समझेंगे सही लेबनान को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लेंगे। और लेकिन लेबनान में तो सर वो भी है, यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी है, वहां पे इंडियन ट्रूप्स भी हैं लगभग 900। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये सवाल पूछा विवेक भाई। हिंदुस्तान की सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजती है, जैसे कि कुछ देश हैं, जैसे कि कोंगो हो गया, सूडान हो गया, लेबनान हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, और ये आपके चैनल में बड़ी खुशी हो रही है, आपके चैनल पे मैं ये अहम बात बताऊंगा। जो
इंडियन एम्बेसडर टू लेबनान है, ये मणिपुर से हैं, ये अच्छा। माइते हैं जी, ये माइते हैं, माइते पंगाल, यानी कि माइते मुस्लिम। मोहम्मद शेख, ये साहब आईएफएस ऑफिसर हैं। और आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात, इससे ज्यादा दिलचस्प बात बताता हूं मैं आपको, इससे ज्यादा दिलचस्प बात, इंडियन आर्मी का जो कंटेंजेंट है ना, वहां पे हमने अस्पताल भी खोल रखा है, वहां पे कुछ डॉक्टर भी हैं, मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ के भी हैं। अभी सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में मणिपुर में क्या हो रहा है, लेकिन आर्मी में वो फकर है कि मैं आर्मी से में था और आर्मी बैकग्राउंड से हूं, हार्डकोर। आर्मी में हम एक ही मतलब मानते हैं, जो कि राष्ट्र सबसे पहले आता है, हमेशा आता है। कुकी और माइते कंधे से कंधा मिलाकर आपस में वर्ल्ड पीस के लिए काम कर रहे हैं लेबनान में। इससे खूबसूरत बात इंटरेस्टिंग। कोई हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई आपने। तो ये कुछ लोग जानते ही नहीं है इसके बारे में। ये एग्जैक्टली। बहुत ही अहम बात मैंने बताई है आपके चैनल पे, अभी लोग लेकिन जानते ही इंडियन नहीं ट्रूप्स है तो बात। सेफ है वहां पर, अभी तक की जानकारी के मुताबिक। जी, तो इंडियन ट्रूप्स तो है वहां पे, मगर ये अहम, जहां पे जो माइते कुकी हैं उनका खुद का घर टर्मोइल में है मणिपुर में, वो अपने घर वाल को छोड़ के अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी विश्व जान शांति की के लिए काम कर बाजी रहे लगा के, अपने जानों पे खेल कर वहां पे सेवा कर रहे हैं, वहां पे इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। मतलब इससे बढ़कर बात कुछ हो ही नहीं सकती। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि जी। हिंदुस्तान के ताल्लुक, इजराइल हमारा दोस्त है, हिंदुस्तान के ताल्लुक इजराइल से भी अच्छे हैं, लेबनान से भी अच्छे हैं, हिंदुस्तान के ताल्लुक दुनिया में हर किसी देश से अच्छे हैं। और जो इज्जत हिंदुस्तान की है आज की तारीख में, हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर आप कहीं पे भी जाइए, जो रिस्पेक्ट मिलेगा हिंदुस्तान का पासपोर्ट देखकर, वो एक अलग ही लेवल का है। केवल एक वाहिद चीन को छोड़ दिए और पाकिस्तान को छोड़ दिए, उनकी बात भी नहीं करेंगे, वो बकवास राष्ट्र हैं। मैं किसी राष्ट्र को बकवास नहीं बोलता, लेकिन ये वाकई में ये तो नासुर है, ये गधे रिश्ते हैं भाई। तो यार पाकिस्तान ने, हाँ, लेकिन मेजर साहब एक बात बताइए, मेजर साहब एक बात बताइए कि ईरान और कुछ एक उनके अलाइज अगर मिल भी जाएं, लाइक जॉर्डन मिल जाए, टर्की मिल जाए, कतर मिल जाए, तो क्या ये सब मिलके भी इजराइल को रोक पाएंगे, या इजराइल अपने मकसद को हासिल करके ही मानेगा? और इजराइल का मकसद क्या अमेरिका के एजेंडे के पीछे छिपा हुआ है कि वो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करना चाहते हैं, या उसके परमाणु रिसर्च को 10 साल पीछे धकेलना चाहते हैं? ओके, बड़ा बड़ा अच्छा सवाल किया आप। देखिए, ईरान के अंदर उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां पे। बिल्कुल। इजराइल, मुझे ऐसा लगता है कि उनको बस धमका के रखेगा कि हम आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के पास हम हमला कर सकते हैं, किधर पब की, जैसे कि ईरान ने किया इसराइल के, हम हमला करेंगे, तब करेंगे, अब करेंगे। तो लोग सोचते गए क्या ईरान इजराइल पे हमला करेगा। उनको वार्निंग भी आई है, अगर इजराइल ने वापस जवाबी हरकत करी तो इजराइल वापस उससे ज्यादा तेज हरकत करेगा, ऐसा भी है। लेकिन बहुत, मैं आज एक एनालिस्ट से बात कर रहा था फिर से दोबारा, उन्होंने ये कहा कि देखिए, उनको लगता नहीं कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे हमला करेगा, उसके आसपास शायद कर दे। क्यों? क्योंकि ये करने से वो उनको ब्लैकमेल कर सकता है कि हम वहां पे करेंगे। अब जब वही डर खत्म हो गया तो डर किसी बात का रहा। अगर आपने वही कांड कर दिया तो फिर डर रहेगा नहीं। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जो दोनों, आप प्रेसिडेंट पुतिन को देखिए, वो लेफ्टिनेंट कर्नल थे आर्मी में, आप नेतन्याहू ये भी फौजी थे। इजराइल में तो कंपलसरी है मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री में सर्विस करना। अब इनका मकसद, हालांकि फौजी इन्होंने इतने सिविलियंस को खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत गलत किया, बहुत दिल रोता है, लेकिन जब सोचे ओवरऑल, क्या इनका मकसद था सिविलियन को टारगेट करना? इजराइल ने जब हिजबुल्लाह चीफ को मारा तो बिल्डिंग पे टारगेट किया था। हाँ, बहुत प्रिसाइज अटैक होते हैं। मतलब एक अटैक होता है कि भाई आपने रिहायशी इलाके को बर्बाद कर दिया, एक अटैक होता है बहुत प्रिसाइज होता है, सिर्फ उसी बिल्डिंग को
टारगेट किया गया, जिस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह चीफ के रहने का दावा किया गया, और बाद में खबर भी आई कि हिजबुल्लाह चीफ को इसने मार दिया, इजराइल ने। बिल्कुल। तो देखिए, जब इजराइल पे हमला होता है तो इजराइल पे भला ही ईरान से हो या लेबनान से हो, कोई भी हो, तो इजराइल का जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आयरन डोम है उनके पास, बल्कि अभी जो ईरान ने 180 रॉकेट्स आगे थे तो पूरे इनइफेक्टिव हुए, ज्यादा खास हमला कुछ कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि एक तो अमेरिकन ने उनका अटैक स्टॉल कर दिया था, इंटरसेप्ट करके रोक दिया था। फिर उनका जो आयरन डोम है, फिर एरो 1 2 3 एरो, फिर इनके हाईटेक टेक्नोलॉजी है जो कि काफी लंबे रेंज तक, चाहे शॉर्ट रेंज हो, चाहे मीडियम रेंज हो, चाहे लॉन्ग रेंज हो, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, उनको रोकना इनके पास टेक्नोलॉजी है उस प्रकार की। और इजरायली की टेक्नोलॉजी, मैं मानता हूं कि उनको टक्कर मार देना बड़ा मुश्किल है। और सर आप उसी से अंदाजा लगाइए ना कि पेजर 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 जाके फट रहे हैं लोगों की जेब में। इंटरसेप्टर्स बनाना, एयर डिफेंस बनाना इज अदर थिंग। अब टेक्नोलॉजी और प्लानिंग उस लेवल पे देख लीजिए कि भाई हिजबुल्लाह के आतंकियों के जेब में जो पेजर है वो आपका हथियार है। तो इजराइल अगर वहां तक सोच रहा है तो उसने बेसिक लेवल पे कितनी तैयारी की हुई है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सर मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ कि इजराइल के टारगेट पर कौन कौन है। क्या रूस भी अब इजराइल के टारगेट पर है? ईरान तो है ही, हिजबुल्लाह है, हुती है, इसके अलावा हमास है, और कुछ और एक और आतंकी संगठन है यमन, जो विद्रोही है हुती, वो भी है। तो इजराइल के निशाने पर कौन कौन है सर आज की तारीख में? मुझे लगता नहीं कि इजराइल रूस से उलझना चाहेगा अभी इस टाइम पे, क्योंकि रूस ऑलरेडी यूक्रेन से लड़ाई में है। और अगर रूस पावरफुल है वैसे, तो मुझे लगता नहीं कि इजराइल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करना चाहेगा रूस के इलाके के अंदर, या उसको निशाना बनाना चाहेगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि एक सीरिया के एयरबेस पे उन्होंने निशाना बनाया है। सीरिया ने और सऊदी अरेबिया ने पहले ही बोल दिया था ईरान को, 2 महीने पहले भी, कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी इजराइल पे हमला करने के लिए। यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली वो इजराइल पे को बचा रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। नहीं तो लेकिन मेजर साहब, रूसी एयरबेस से क्या खतरा था इजराइल को? तो खतरा शायद ना हो, एक मैसेज ड्रॉ कर दिया कि भाई अच्छा तुम हमारे साथ मानो, एक मैसेज तो कन्वे हो गया कि हमारी दुश्मनी नहीं है आपसे, आप यू स्टे आउट ऑफ इट, आप दूर रहो, नहीं तो हम बर्बादी भी कर सकते हैं, आप एक मैसेज भी दे सकते हो। तो सारे हमले केवल इसलिए नहीं होते कि नष्ट करना है, कि खतरा होगा या उसको मारना है। कई बार एक मैसेज देने के लिए आप एक मैसेज लाउड एंड क्लियर भी देते हो। हम लोग जब 26 जनवरी की परेड करते हैं, 26 जनवरी 2008 को मेरा सौभाग्य हुआ था, मैंने असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता कमांड किया था। मेरे दोनों पाँव में फ्रैक्चर थे उस टाइम पे। तो एक मैसेज कन्वे हो रहा था कि अब भाई हिंदुस्तान का फौजी अगर दोनों पाँव पे फ्रैक्चर भी है तब भी चलेगा, वो तब कर्तव्य पर राजपथ था। आसमान में हम एयरफोर्स के जहाज देखते थे डायमंड फॉर्मेशन या स्फीयर फॉर्मेशन में, तो हमारा दमखम भी एक मैसेज जाता है कि हम घायल भी हैं तब भी हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। हम हमारा मैसेज दिखा हमारी ताकत ये है। हमने तो मतलब इजराइल, जी, इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल ईरान वर्सेस हिजबुल्लाह और हमास की लड़ाई है, इसके बीच में कोई ना घुसे। बिल्कुल, हाँ, इसमें तो इसमें ये बिल्कुल एक मैसेज भी तो कल के कन्वे हो गया रूस को कि भाई ये लड़ाई हमारे इनके बीच की है, आप दखलंदाजी मत दीजिए, अगर आप देंगे तो हमें और भी तरीके हैं आपको सॉर्ट आउट करने के। तो ये एक मैसेज क्लियर हो गया। अब और एक और खबर आई थी कि 9 पैरामेडिक्स हैं, वो इजरायली स्ट्राइक में सेंट्रल बेरूट में मारे गए। और ये 9 पैरामेडिक्स थे, वो एक ओवरनाइट इजरायली स्ट्राइक हुई थी सेंट्रल बेरूट पे, जो कि नेबरहुड है बचूरा का, बचूरा के नेबरहुड के करीब में, के पड़ोस में हुई थी। जो टारगेट किया था इन्होंने कि हिजबुल्लाह की जो ऑफिस थी, जो हिजबुल्लाह के ऑफिस की जो मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, जो यूनिट जिसने मेडिकल रिस्पॉन्ड की थी, तो वो इस्लामिक हेल्थ कमेटी के थे। अब बचूरा जो एक जगह है, वो एक सिटी सेंटर से 500 मीटर के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है उनके, जो मैं बताया कि नजीब मिकाती, उनके ऑफिशियल हेडक्वार्टर के करीब में है।
ये डेंसली जी। पॉपुलेटेड नेबरहुड था, और जहाँ पे अभी इन्फ्लक्स हुए थे हजारों की तादाद पे हम्म। लोग वहां पे साउथ लेबनान और कहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं इजरायली बम्बार्डमेंट की वजह से। और जो पैरामेडिक्स थे वो पॉलिटिकल एफिलिएशन के कुछ को छोड़ के एक प्रोटेक्टेड अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन लॉ के करके हम्म। उसको के प्रोटेक्ट हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से लोग, हजारों से ज्यादा, पता नहीं कितने लोग जी बेघर भी हुए मेरे साहब। हैं। जी। जी मेरे साहब, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे। इसराइल ईरान से क्या बदला लेगा उसके ऊपर हुए मिसाइल हमले की, या फिर इसे लेट लेट गो कर देगा? अब बदला लेगा, इसराइल तो बदला लेगा, बिल्कुल वो चुप नहीं बैठेगा, और वो बड़े हम्म। स्मार्टली वो बदला लेगा। जब इसके ईरान को मालूम नहीं पड़ेगा कब कैसे कहाँ कैसे किधर क्या उनको मार गया, उस टाइप का बदला हम्म। लेगा। ये डायरेक्ट आके कन्फ्रंटेशन शायद इसराइल ना करे। इसराइल हाँ, दोनों में डिस्टेंस भी है, 1600-1700 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो कन्फ्रंटेशन वाला वॉर तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसराइल का जो बदला होगा ईरान से, वो बहुत प्रिसाइज रहने वाला। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसराइल ने कहा भी है कि वक्त भी हमारा होगा, टाइम भी हम चुनेंगे, लोकेशन भी हम चुनेंगे, और फैसला भी हम करेंगे कि अटैक किस तरह का और कैसा होगा। यानी कि ये वॉर फिलहाल रुकती नहीं दिख रही सर। बिल्कुल। और आपने विवेक भाई एक बड़ा अहम सवाल किया था कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं अगर वो एकजुट हो जाएं तो क्या वो इसराइल को दबा नहीं सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं अगर, लेकिन सवाल ये है अगर वो एकजुट हो जाएं। जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो एक ही हम्म। पेज पे नहीं है, सब लोग उनमें यूनिटी नहीं है। तो अभी 2 एक महीने पहले की बात है, मिस्र में ओआईसी की मीटिंग हुई थी जो कि हम्म। 2 भागों में हुई थी, लेकिन क्योंकि वो हम्म। एक ही पेज पे नहीं थे तो इसलिए वो एक ही भाग में होनी पड़ी। सऊदी अरेबिया और हम्म। सीरिया ने तो पहले क्लियर कर दिया कि हमारी एयर स्पेस बम्बार्डमेंट इसराइल पे बम्बार्डमेंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस हम्म। तरीके से जो ओआईसी, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, और इसराइल को का मैं मानना पड़ूंगा कि भाई एक थोड़ा सा मुल्क, उसके पड़ोसी मुसलमान देश है पूरे, तुर्की हो गया, जितने भी मुसलमान देश हैं उसके, हम्म। और ईरान और इसराइल का कोई बॉर्डर पड़ता नहीं है, बीच में सीरिया होगा, जी हाँ। और बिल्कुल, लेकिन सीरिया। तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात नहीं है, लेकिन अगर लेबनान से इसराइल की जमीनी लड़ाई, अब तक हवा में लड़ाई थी पूरी, थ्रू हम्म। रॉकेट्स, मिसाइल्स, एरियल हम्म। अटैक्स, जमीन लड़ाई, अब जो टैंक वो लगा रहा है तो बहुत ही घमासान युद्ध छिड़ेगा फिर। और जो यूरोपियन राष्ट्र हैं वो उन्होंने स्टेप अप कर दिया है कि भाई बाकी जो देश हैं वहां से लेबनान के लिए, जैसे कि जाहिर सी बात है जब कोई लड़ाई होती है ऐसी तो एयर स्पेस को पहले ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भाई दुश्मन का कहीं गोला आ रहा हो तो एयर स्पेस पे कहीं पे प्रॉब्लम हो। कल बयान आया था कि जापान के नए प्रधानमंत्री साहब का कि उन्होंने कंडेम किया था जो ईरान ने अटैक किया था इसराइल पे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जापान तैयार है अमेरिका के साथ जुड़ने के लिए, हम्म। ताकि ये वॉर आगे ना बढ़े, एस्केलेट ना हो, वो देखने के लिए। हम्म। फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन का भी बयान आया था, वो भी उन्होंने भी कंडेम किया था ये हमला। अब जो फ्रांस ने ज्वाइन किया यूके, जर्मनी, जी, और रूस को, क्योंकि हम्म। स्केलिंग अप ऑपरेशन हुए थे कि सिटीजन नागरिकों के लिए कि लेबनान छोड़ दें। अब अगर रात हम्म। के 3 जब लोग सो रहे होते हैं, अगर 3 बजे बिना सायरन के फर्ज करिए 1 मिनट मिलेगा, लोग सो रहे होंगे और भारी बम्बार्डमेंट शुरू हो गई, तो कहाँ जाएगा इंसान? इंसान तो 3 बजे सो रहा बिल्कुल होगा। सही बात है। तो ये थर्सडे बहुत, को जो, बिल्कुल ये जी, बहुत टेंशन एस्केलेट कर रहा है। और मुझे लगता है कि इसराइल, जैसे कि आपने बताया, कि इसराइल बदला लिए बिना मानेगा नहीं। मेरे साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप इंडिया डेली पर हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए और आपने इस पूरे जंग को एक तरह से समझाने की कोशिश की और उसके अलग अलग आयाम को समझाने की कोशिश की। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और दोबारा हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि जंग के हालात लगातार बने रहेंगे और इसी तरह से जो खबरें वो लगातार आती ही रहेंगी। और जैसे कि अब खबर ये भी बताई जा रही है कि इसराइल कभी भी कोई बड़ा अटैक कर सकता है। तो इसराइल क्या अटैक करता है, कैसे अटैक करता है, और इसराइल चूंकि वो डे वन से वो बदला लेने के लिए जाने जाते हैं, वो किसी भी हमले के बाद वो चुप नहीं बैठते हैं, ना चूकते हैं।
वो अपना बदला लेकर रहते हैं। तो इसमें भी मुझे लगता है कि जल्दी कोई बड़ा हमला इजराइल की तरफ से देखने को मिलेगा। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। मेजर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत, हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए सर, थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।